नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास में भी हम प्राचीन बिहार के इतिहास को ही केंद्र में रखते हैं, क्योंकि गुप्त काल तक सत्ता का केंद्र बिहार का मगध क्षेत्र ही था। इसलिए आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न बनते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसे पराजित करके मगध पर मौर्य वंश का स्थापना की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? ये की पहचान किया है विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। इन्होंने अपने प्राण जैन धर्म की संथरा विधि से अपना शरीर त्याग किया था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 315 ईसा पूर्व में, जिसे कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। ये कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। इससे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और संधि शर्त किया, जिसमें काबुल, कांधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया और इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के समय में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये अकाल पड़ा था, जिसमें कि एक जैन साधु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से मुक्ति दिलाया था। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में दिया गया है? ये मेगास्थनीज की इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ये था बिंदुसार। भविष्यवक्ता पिंगल वत्स किसके दरबार में रहता था? ये बिंदुसार के ही दरबार में रहता था और इसने ही ये भविष्यवाणी की थी कि अशोक जो होगा वो एक महान सम्राट बनेगा। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल किसका बना हुआ था? ये लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है, यह देव निर्मित है? ये कहा था फाहियान ने। फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? ये किया मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ये बिंदुसार के शासनकाल में ही भेजा था। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को पॉलीब्रोथस नाम दिया है? ये नाम दिया है स्ट्रेबो ने। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ये दीक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त सुसीम का बेटा था। सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के ही शासनकाल में हुआ 250 से 51 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसमें कि 13वें शिलालेख में अपने पड़ोसी देशों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किया गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो सर्वप्रथम इसने बोध गया की यात्रा की। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ये चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ये अशोक ने करवाया था, जिसमें 4 गुफाएं थी। सुदामा, उन गुफाओं का नाम दिया गया था सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो ये अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस लेख में बताया? तो ये भाब्रू स्तंभ लेख में, सिर्फ भाब्रू स्तंभ लेख ही है जिसमें कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ये किया था अशोक ने। सम्राट अशोक का एक शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी हमारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह से प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले किसे सफलता मिली? ये सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है 5वें शिलालेख में। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? यह मिस्र का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? ये तक्षशिला में इसने विद्रोह का दमन किया था। बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम उसमें नाकाम रहा, तो फिर अशोक ने जाकर वह विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? यह आक्रमण किया गया था 261 ईसा पूर्व में, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। अमित्रघात नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता है? बिंदुसार को। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है और 8वें अभिलेख में भी अशोक की तीर्थ यात्रा का ही उल्लेख किया गया है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी पादरेटी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या है 14 और स्तंभ लेखों की संख्या है, इसका आधा कर दीजिए 7। शिलालेखों की संख्या 14 और स्तंभ लेखों की संख्या 7। ये थे दोस्तों मौर्य काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक से परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का वीडियो आपको मिलता रहेगा और इसकी PDF भी आप टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।